नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन होंगे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार। घटक दलों ने जताई खुशी। इंडी ब्लॉक के नेताओं की भी अहम बैठक आज। लोकसभा में आज आईएसएस मिशन की सफलता पर विशेष चर्चा। जन विश्वास संशोधन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संशोधन बिल भी सूचीबद्ध। राज्यसभा में भारतीय बंदरगाह विधेयक पर होगी चर्चा। चीन के विदेश मंत्री आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर। अपने समकक्ष डॉक्टर जयशंकर समेत एनएसए अजीत डोभाल से करेंगे मुलाकात। भारत चीन सीमा और व्यापार जैसे मुद्दों पर होगी बात। यूक्रेन रूस संघर्ष पर ट्रंप और जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में आज बड़ी बैठक। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के शीर्ष नेताओं समेत यूरोपीय यूनियन के कई नेता भी होंगे शामिल। और भारतीय शटलर देविका सिहाग ने जीता मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का खिताब। फाइनल में अपने ही देश के ईशा रानी बरुआ को हराकर हासिल की शानदार जीत। भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए ने उपराष्ट्रपति के लिए होने वाले चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। तमिलनाडु के सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार बनाए गए हैं। राधाकृष्णन अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। जेपी नड्डा ने उनके नाम का ऐलान किया है। दिल्ली में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसके बाद उनके नाम की घोषणा की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, सर्बानंद सोनोवाल और अन्य नेता मौजूद रहे। सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, थिरु सीपी राधाकृष्णन जी को सांसद और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के रूप में समृद्ध अनुभव प्राप्त है। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा प्रभावशाली रहे। राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया। इन अनुभवों ने उन्हें विधायी और संवैधानिक मामलों का व्यापक ज्ञान प्रदान किया है। मुझे विश्वास है कि वे एक प्रेरक उपराष्ट्रपति बनेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्त की प्रसन्नता। पीएम ने आगे लिखा, अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में थिरु सीपी राधाकृष्णन जी ने अपनी लगन, विनम्रता और बुद्धिमत्ता से अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने हमेशा सामुदायिक सेवा और वंचितों के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने तमिलनाडु में जमीनी स्तर पर व्यापक कार्य किया है। मुझे खुशी है कि एनडीए परिवार ने उन्हें हमारे गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस फैसले पर खुशी जताई है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर नामित होने पर महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी को बधाई। एक सांसद और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के तौर पर आपकी भूमिकाओं ने संवैधानिक कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे विश्वास है कि आपका विशाल अनुभव और बुद्धिमत्ता उच्च सदन की प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा और नई उपलब्धियां हासिल करेगा। इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों का आभार।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि एनडीए गठबंधन का घटक दल होने के नाते सीपी राधाकृष्णन को शिवसेना का पूरा समर्थन और सहयोग है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी जिनकी उम्मीदवारी घोषित करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं और सीपी राधाकृष्णन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये एनडीए का घटक पक्ष होने के नाते शिवसेना उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी को शिवसेना का पूरा समर्थन है और पूरा उनको सहयोग है। मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि उनकी जीत बड़ी जीत होगी। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने का स्वागत किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है उसका हम सभी स्वागत करते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस निर्णय से दक्षिण भारत के एक ओबीसी नेता को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में घोषित करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की निष्ठा जो है वो पूरे देश की एकता और अखंडता पर है। आज दक्षिण भारत से उन्होंने एक पिछड़े वर्ग के नेता को उपराष्ट्रपति के रूप में पदस्थापित करने का काम किया है। इसका हम सभी स्वागत करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस निर्णय के लिए अभिनंदन करते हैं और जनता दल यू एनडीए का अंग है और जनता दल यू पूरी। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर कहा कि वे एक बहुत अच्छे व्यक्ति और गैर विवादास्पद हैं। यह महाराष्ट्र के गवर्नर साहब को अनाउंस किया है, सीपी राधाकृष्णन साहब को। मैं ये मानता हूं कि एक अच्छी पर्सनालिटी है, नॉन कंट्रोवर्शियल है, अनुभव भी उनको बहुत रहा राजनीति का, संगठन का, तो हमारी तरफ से उनको जरूर शुभकामनाएं। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने का स्वागत किया और कहा कि सीपी राधाकृष्णन अनुभवी हैं और विभिन्न पदों पर रहे हैं। अनुभवी हैं और विभिन्न पदों पर रहे हैं और उनका अपना एक देश में स्थान है। उनको प्रत्याशी बनाया गया है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के अब तक के सफर पर आइए डालते हैं एक नजर। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सत्तारूढ़ एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। रविवार को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में हुई भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राधाकृष्णन के नाम की घोषणा की। सीपी राधाकृष्णन का नाम भारतीय राजनीति और जनजीवन में एक सशक्त और प्रेरणादायी व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। राधाकृष्णन के पास 40 साल का राजनीतिक अनुभव है और वो लोकसभा के 2 बार सांसद भी रहे हैं। 31 जुलाई 2024 को उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। इससे पूर्व वे लगभग 1.5 वर्ष तक झारखंड के राज्यपाल रहे और इसी अवधि में उन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त दायित्व भी संभाला। 1957 में तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे राधाकृष्णन ने व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक की पढ़ाई की। आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करते हुए उन्होंने 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। 1996 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई का सचिव बनाया गया। इसके बाद 1998 में
कोयम्बटूर से वे पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए और 1999 में वे पुनः निर्वाचित हुए। संसद सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल उल्लेखनीय रहा। वे संसदीय स्थायी समिति, वस्त्र मंत्रालय के अध्यक्ष रहे और सार्वजनिक उपक्रमों पर संसदीय समिति और वित्त पर परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। उन्होंने शेयर बाजार घोटाले की जांच के लिए गठित विशेष संसदीय समिति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2004 में वे भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2004 से 2007 तक सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने 93 दिनों तक चलने वाली 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा निकाली। इस यात्रा का उद्देश्य नदियों को जोड़ने, आतंकवाद उन्मूलन, समान नागरिक संहिता, छुआछूत मिटाने और नशीली दवाओं की समस्या से निपटने जैसे मुद्दों को सामने लाना था। 2016 में सीपी राधाकृष्णन को कोयर बोर्ड कोच्चि का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में भारत का नारियल जूट यानी कोयर निर्यात 2,532 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा। 2020 से 2022 तक वे भाजपा के राष्ट्रीय स्तर पर केरल प्रभारी रहे। 18 फरवरी 2023 को उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया और केवल 4 महीनों में उन्होंने राज्य के सभी 24 जिलों का दौरा कर आम नागरिकों व अधिकारियों से संवाद किया। महाराष्ट्र का राज्यपाल बनने के बाद से वे राज्य के विभिन्न हिस्सों में यात्रा कर समाज के विभिन्न वर्गों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और उद्योग जगत से लगातार संवाद कर रहे हैं। उन्होंने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं और विशेष रूप से आदिवासी कल्याण के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन खेलों में भी रुचि रखते हैं। कॉलेज के दिनों में वे टेबल टेनिस के चैंपियन और लंबी दूरी के धावक रहे। उन्हें क्रिकेट और वॉलीबॉल का भी शौक है। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान और यूरोप और एशिया के अनेक देशों की यात्राएं की हैं। सीपी राधाकृष्णन आज भी अपने सरल व्यक्तित्व, दूरदर्शी सोच और जनसेवा के प्रति समर्पण के लिए राजनीति व समाज में सम्मानित स्थान रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज इंडी गठबंधन के नेताओं की भी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। संसद भवन परिसर में ये बैठक सुबह 10:15 बजे कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में उपराष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त उम्मीदवार पर चर्चा हो सकती है। इंडी गठबंधन पहले ही उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त और गैर राजनीतिक उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला कर चुका है। लोकसभा में आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री और 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही लोकसभा में 2 विधेयक पेश किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2025 पेश करेंगे। ये विधेयक व्यक्तियों और व्यवसायों पर अनुपालन के दबाव को कम करने के लिए विभिन्न कानूनों में संशोधन करता है और कारोबारी सुगमता को सुनिश्चित करता है। इस विधेयक को पेश करने के साथ ही केंद्रीय मंत्री इससे प्रवर समिति को सौंपने का भी प्रस्ताव करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष की ओर से समिति का सदस्य और उसके नियम तय होंगे। ये समिति संसद के अगले सत्र के पहले दिन इससे संबंधित रिपोर्ट को पेश करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 पेश करेंगे। ये विधेयक भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम 2017 में संशोधन करेगा। इस विधेयक के माध्यम से सभी भारतीय प्रबंधन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किए जाएंगे। वहीं राज्यसभा में आज एक विधेयक भारतीय पतन विधेयक 2025 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इसे सदन में पेश करेंगे। ये विधेयक भारतीय पत्तन एक्ट 1908 का स्थान लेने का प्रयास करता है। इसमें बंदरगाहों के कामकाज और प्रबंधन को रेगुलेट करने, शुल्क और प्रभार लगाने और पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय करने से संबंधित प्रावधान हैं। साथ ही विधेयक समुद्री राज्य विकास परिषद और राज्य समुद्री बॉर्डर्स को मान्यता प्रदान करता है। इसके साथ ही अन्य विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान सांसद विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछेंगे।
चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य वांग यी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान वांग यी भारत के विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 24वें दौर की वार्ता करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी उनके साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। अब बने रहिए डीटी न्यूज के साथ। सब आ गए? हाँ दादाजी। सब आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। श्रावण भादो मास में निकलने वाली श्री महाकालेश्वर की सवारी में इस वर्ष हैं अनेक रंग। भक्ति है, श्रद्धा है और है लोक संस्कृति का अनूठा संगम। 14 जुलाई को प्रथम सोमवार हुआ बटुक वैदिक उद्घोष। 21 जुलाई को दूसरी सवारी में दिखी जनजाति व लोक संस्कृति की झलक और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया प्रदेश की खुशहाली के लिए बाबा महाकाल का आशीर्वाद। तीसरे सोमवार 28 जुलाई को प्रमुख बैंडों ने अपनी खास प्रस्तुति से सभी भक्तों का मोह लिया मन। इसी प्रकार 4 अगस्त को चौथी सवारी में प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों की झांकी निकाली जाएगी। 11 अगस्त को 5वीं सवारी में प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थलों व मंदिरों की भव्यता दिखाई देगी। 18 अगस्त को राजसी सवारी में अवंतिका नाथ का यशोगान होगा। आइए इस आध्यात्मिक अद्भुत अलौकिक यात्रा के साक्षी बने। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में अगले 7 दिन तक अत्यधिक भारी बारिश होने की आशंका जताई है। मुंबई वासियों को अनावश्यक यात्रा न करने और बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। IMD के अनुसार आने वाले 3 से 4 दिन में पूरे कोंकण तट पर समुद्र की स्थिति खराब रहने की संभावना है। मछुआरों को इस दौरान समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। IMD ने पुणे के घाटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। तो मुंबई में भी आफत की बारिश, मुंबई वासियों को सावधानी बरतने की यहां पर सलाह दी गई है। रूस यूक्रेन संघर्ष पर आज व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ कई यूरोपीय नेता शामिल होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति, जर्मनी के चांसलर और यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयन समेत तमाम नेता मौजूद रहेंगे। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन सहित यूरोपीय नेता व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। वॉशिंगटन वार्ता में जेलेंस्की के साथ शामिल होने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और नाटो महासचिव मार्क रूटे शामिल होंगे। रविवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ब्रसेल्स पहुंचे, जहां पर उन्होंने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से मुलाकात की। इस दौरान यूरोपीय आयोग प्रमुख ने जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बलपूर्वक बदला नहीं जा सकता। यूक्रेन से जुड़े किसी भी क्षेत्रीय सवाल पर हमारा रुख स्पष्ट है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बलपूर्वक नहीं बदला जा सकता। ये निर्णय केवल यूक्रेन द्वारा ही लिया जा सकता है और इन निर्णयों में यूक्रेन की भागीदारी अनिवार्य है।
And these decisions cannot be taken without Ukraine at the table. इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बातचीत के जरिए अंतिम समझौते पर जोर दिया। उन्होंने यूक्रेन के लिए ठोस सुरक्षा गारंटियों की भी मांग दोहराई। सबसे पहले मुझे ये नहीं पता है कि राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच वास्तव में क्या बातचीत हुई। मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप मुझे विस्तार से बताएं और फिर यूरोपीय नेताओं को भी जानकारी दें। मेरे लिए यह बात ज्यादा अहम है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सुरक्षा गारंटियों का संकेत दिया है, क्योंकि पुतिन किसी भी तरह की सुरक्षा गारंटी नहीं देंगे। इसी रविवार ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के नेताओं ने एक वीडियो कॉल की जिसमें यूक्रेन के सहयोगियों को कोएलिशन ऑफ द विलिंग में शामिल किया गया। जर्मन सरकार ने पुष्टि की है कि चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भी शामिल होंगे और यूक्रेन संकट का शीघ्र समाधान और शांति समझौते के पक्ष पर जोर देंगे। हम राष्ट्रपति जेलेंस्की को एक कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उनके साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय कानून की रक्षा कर रहे हैं। हम यूक्रेन की आज़ादी और इस तरह पूरे यूरोप की रक्षा कर रहे हैं। पुतिन से अलास्का में मुलाकात के बाद ट्रंप ने शुक्रवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को बताया कि पुतिन ने अधिकांश मोर्चों पर फ्रीज करने का प्रस्ताव रखा है, बशर्ते कि पूरा डोनेट्स्क रूस को सौंप दे। लेकिन जेलेंस्की ने इस मांग को खारिज कर दिया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वह पुतिन से सहमत है कि शांति समझौते के लिए पहले से युद्ध विराम की शर्त आवश्यक नहीं है, जैसा कि यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोग की मांग कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बात करें स्पेन की, तो स्पेन के जंगलों में इन दिनों भयंकर आग लगने की कई खबरें सामने आ रही हैं। ताज़ा मामला वेरीन शहर का है, जहां 17वीं सदी के अतालाया किले के पास के जंगलों में आग लग गई है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि इससे किला भी खतरे में आ गया। 1640 से 1668 तक चले पुर्तगाल की बहाली युद्ध के दौरान पुर्तगाल से रक्षा के लिए स्पेन में एक किला बनाया गया था। आग किले के अंदर तक तो नहीं पहुंची, बाहरी इलाके को काफी नुकसान पहुंचा है। करीब 2 हफ्ते से जारी भीषण गर्मी और दक्षिण से आने वाली गर्म हवाओं ने इस स्थिति को और बिगाड़ दिया है। और भारत की देविका सेहवाग ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। इपोह में कल खेले गए फाइनल में उन्होंने ही देश की ईशा रानी बरुआ को 15-7, 15-12 से हराया। इस जीत के साथ देविका ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज खिताब भी हासिल किया। देविका जर्मनी में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन टीम का हिस्सा रही थी। और इस समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।